तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 1 जो कि क्लास 9th का चैप्टर होने वाला है, फ्रांसीसी क्रांति के बारे में। इसका जो पहला टॉपिक है वो है इसकी घटनाएं कि 14 जुलाई 1789 में हुआ क्या। तो 14 जुलाई 1789 में जो पेरिस शहर था वहाँ पे एक आतंक का माहौल बन गया था। बहुत ज़्यादा जो लोग थे वो राजा के खिलाफ जा चुके थे और इसी को देखते हुए जो एक अफवाह फैल गई कि राजा ने सेना को आदेश दे दिया है कि वो नगर में जाए और लोगों के ऊपर गोलियां चला दे। इसी को देखकर जो वहाँ के लोग थे, कम से कम 7,000 आदमी और 7,000 औरतों ने मिलकर एक जनसेना का गठन कर लिया था। जनसेना का गठन मतलब एक अपना आप ही सेना बना ली थी और उन्होंने सीधा अटैक करना चालू कर दिया बास्तिल के किले पे, जो कि एक बास्तिल के किले से लोगों को इसलिए नफरत थी क्योंकि जितने भी राजा के आदेश दिए जाते थे या फिर राजा द्वारा जो भी काम किए जाते थे वो बास्तिल के थ्रू ही किए जाते थे और इसी के कारण वहां के लोग उससे गुस्से में थे और उन्होंने बास्तिल के किले को भी तोड़ दिया था। साथ ही के साथ जो बास्तिल का कमांडर था उसे भी लोगों ने मार दिया और हथियारों की खोज में उन्होंने जो सरकारी विभाग थे या फिर बास्तिल के किले में जितने भी हथियार थे उन्होंने लेकर एक जनसेना का गठन कर दिया। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? इसका होने का कारण ये था कि जो वहाँ का राजा था उसने फ्रांस का जो राजा हुआ था लुई 16, उस समय उस राजा के जो भी काम थे वो लोगों को पसंद नहीं आ पा रहे थे। अब फ्रांस में हो रही इन सब घटनाओं को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। क्यों? क्योंकि जब फ्रांस का राजा 1774 में राजा लुई 16 गद्दी पर बैठा तब उसका जो वहाँ के फ्रांस का जो भी राजवंश का राजकोष था वो बिल्कुल खाली था, क्योंकि पहले हो रहे ब्रिटेन के साथ युद्धों और उससे पहले भी हो चुके युद्ध के कारण जो राजकोष था वो बिल्कुल खाली हो चुका था और राज्य दरबार की शान और शौकत बनाए रखने के लिए राजाओं को बाहर से कर्जा लेना पड़ रहा था और धीरे धीरे ये कर्जा बढ़ता गया और इस कर्जे की टोटल जो कीमत है वो हो चुकी थी 12 अरब लिबरे। 12 अरब लिबरे का कर्ज फ्रांसीसी सरकार पर, फ्रांसीसी राजा पर आ पड़ा था। इसके लिए उसने क्या करा, इसलिए उसने आम आदमी द्वारा जो कर लिया जाता था, जो भी टैक्स लिया जाता था उसे बढ़ा दिया, जिससे कि वहाँ की जो पाव रोटी की कीमतें थी, जो भी रोजमर्रा के सामान की जो भी कीमतें थी वो दुगनी होने लग गई और लोगों की जो कमाई थी वो भी बहुत कम थी। और जो फ्रांसीसी समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, जिसमें कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के जो लोग थे उन्हें कर नहीं देना पड़ता था, जो कि थर्ड स्टेट के लोग थे जिसमें किसान, महिला और मजदूर वर्ग आता था, उन्हें ही सारा टैक्स देना पड़ता था। और इसी के कारण उन सारे लोगों में एक आक्रोश की स्थिति पैदा हो गई। जो राजवंश था, अब जैसे जैसे समय बीतते जा रहा था फ्रांस की जनसंख्या भी बढ़ चुकी थी। फ्रांस की जनसंख्या जो कि 1715 में 2.3 करोड़ थी वो 1789 तक आते आते 2.8 करोड़ हो गई थी। और जिससे क्या होने लगा था, जो अनाज की कीमतें थी वो दिन प्रतिदिन महंगी होती जा रही थी और लोगों का वेतन वहीं का वहीं था। देखते ही देखते जो पाव रोटी की कीमतें थी, जो रोजमर्रा की चीजें थी, वो इतने महंगी हो गई कि आम आदमी का उसे खरीद पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया था। और यहीं दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो फ्रांस का राजा है उसने अपने राज दरबार या फिर राजा का जो शान शौकत है उसे बनाए रखने के लिए टैक्स भी बढ़ा दिया और टैक्स से परेशान होके वहाँ के जो आम जनता थी, जो भी किसान वर्ग था, मजदूर वर्ग था, उसने क्या करने लग गए, उसका विरोध करने लग गए थे। और ये पहली बार नहीं हुआ था कि मतलब किसान या फिर मजदूर वर्ग कर बढ़ाने के लिए विद्रोह कर रहा है, ऐसा पहले भी हो चुका था। और इसी को देखते हुए उस समय एक नए वर्ग का जन्म हुआ जिस वर्ग को मध्यम वर्ग कहा जाने लगा। ये वर्ग एक ऐसा वर्ग था जिसने समुद्री व्यापार और कपड़े के व्यापार से काफी अच्छी संपत्ति जमा कर ली थी, काफी अच्छा पैसा कमाया था और इसमें कुछ पढ़े लिखे लोग भी थे। उन पढ़े लिखे लोगों का मानना था कि वो समानता, स्वतंत्रता और किसी भी प्रिविलेज, किसी भी पर्सन को प्रिविलेज देने के वो सख्त खिलाफ थे और समानता और स्वतंत्रता पर बल देते थे। जैसे जैसे वो मध्यम वर्ग बढ़ता चला गया और इन लोगों, जब भी फ्रांस में कर बढ़ाया जाता था तो इसकी मतलब ऐसी प्रक्रिया नहीं होती थी कि राजा का जब भी मन करा और उसने कर बढ़ा दिया। इसके लिए एक मीटिंग होती थी जिसे एस्टेट जनरल की मीटिंग कहा जाता था और ये मीटिंग लास्ट बार 1614 में बुलाई गई थी, जिसे
अब दोबारा बुलाया गया था कर बढ़ाने के लिए। इसमें जितने भी स्टेट होते थे, तीनों तीनों वर्ग के लोग आते थे और उनका प्रतिनिधित्व होता था, और उन्हीं के साथ मिलकर राजा प्रस्ताव पारित करता था जो भी उसे आदेश देना है, वो चाहे टैक्स से रिलेटेड हो, किसी महंगाई को बढ़ाने के लिए हो, तो वो आदेश जब भी लिया जाता था वो इस मीटिंग के द्वारा ही तय किया जाता था। अब जब ये मीटिंग बुलाई गई, जो प्रथम वर्ग के लोग थे उनकी संख्या लगभग 300 थी, और द्वितीय वर्ग के लोग की भी संख्या 300 ही थी। जो तीसरे स्टेट के लोग थे, तीसरे वर्ग के लोग थे, वो 600 की संख्या में पहुंचे। किसान, औरतों और मजदूरों का इस सभा में आना वर्जित था, उन्हें मना किया गया था। इसलिए उन्होंने अपने लेटर के थ्रू या फिर पत्रों के थ्रू क्या भेजी, अपनी समस्याओं को भेजा गया। जब मीटिंग बैठी तो आलीशान जो भवन था राजा का, उसे अच्छे से सजाया गया। राजा भी बैठा हुआ है, एक तरफ प्रथम वर्ग के लोग बैठे हुए हैं, द्वितीय वर्ग के लोग बैठे हैं और तीसरे वर्ग के लोग बैठे हैं। वहीं तीसरे वर्ग के लोगों ने एक मत रखा कि पूरी सभा में किसी भी आदेश को पारित करने के लिए या फिर टैक्स को बढ़ाने के लिए एक मतदान होना चाहिए, जिसमें कि हर व्यक्ति को एक मत देने का, एक वोट देने का अधिकार होगा, और हर व्यक्ति के पास एक वोट देने का ही अधिकार होगा। और लेकिन इस बात को राजा ने अस्वीकार कर दिया, और इसी को देखते हुए, इसी विरोध में जो तीसरे वर्ग के लोग थे उन्होंने उस सभा से निकल गए और विरोध करना चालू कर दिया। सम्राट द्वारा जब इस प्रस्ताव को मना कर दिया गया कि जो भी मतदान दिया जाए, किसी भी आदेश को पारित करने के लिए मताधिकार हो लोगों के पास और उनके थ्रू ही कोई भी आदेश दिया जाए, तो जो तीसरे वर्ग के लोग थे वो सभा से बाहर निकल गए, और उन्होंने 20 जून को टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर एक नेशनल असेंबली बना दी। उस नेशनल असेंबली का जो मेन मोटिव था ये था कि वो एक ऐसा संविधान बनाए जो कि जो सम्राट की, वहाँ के जो राजा है उसके जो निरंकुश शक्तियां हैं, जो उसकी शक्तियों को एक तरीके से एक लिमिट में ला दे, सीमित कर दे, जिससे कि कोई भी राजा अपनी मनमानी ना कर सके। जब ये एक नेशनल असेंबली बन रही थी और ये संविधान बन रहा था, तब पूरा फ्रांस क्या था, आंदोलित हो रहा था। धीरे धीरे हर जगह छोटी छोटी समितियां बनने लग गई हैं और वो आंदोलन कर रहे थे लोग, और ज़्यादा ठंड पड़ने के चक्कर में जितनी भी फसल थी वो सारी नष्ट हो चुकी थी। और इसी को देखते हुए जो वहाँ के बेकरी के मालिक थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया था, जमाखोरी करनी चालू कर दी थी, जिससे कि पाव रोटी की कीमतें आसमान को छूने लगी थी और एक आम आदमी उसे नहीं खरीद पा रहा था। एक सिचुएशन ये भी आती है कि बेकरी के बाहर बहुत सारे लोगों की भीड़ थी और वो ब्रेड लेना चाहते थे, लेकिन ब्रेड लेने के लिए उन्हें लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा था और उन्हें दुकानदार ब्रेड नहीं दे रहा था। और इसी को देखते हुए वो कुछ घंटों से खड़े होंगे और उन्होंने बेकरी वाले पे आक्रमण कर दिया और बेकरी में से जितना भी सामान था लेके भाग गए। ऐसी ऐसी घटना फ्रांस के अलग अलग स्थानों पे हो रही थी। जैसे जैसे आंदोलन बढ़ता गया और राजा के खिलाफ विद्रोह होता गया, तो लुई 16 ने उस संविधान को मान्यता दे दी और अब संविधान द्वारा जो राजा की शक्तियां हैं वो सारी की सारी सीमित। 1789 की रात तक इस नेशनल असेंबली ने कुछ और काम करे, जैसे कि जो वहाँ पे करों की सामंती व्यवस्था थी, जो भी टैक्स खाली एक वर्ग से लिया जाता था वो उस व्यवस्था को खत्म करने का निश्चित कर लिया। साथ ही साथ वहाँ पे धार्मिक जो भी कर लिए जाते थे, धर्म के अकॉर्डिंग कर लिए जाते थे, उन्हें भी खत्म कर दिया। पादरी वर्ग को जो भी विशेषाधिकार मिले हुए थे उन्हें भी खत्म कर दिया और जितनी भी चर्च की संपत्ति थी, भूमि थी, वो भी राजा के अंडर आ गई। इसी को देखते हुए जो टोटल संपत्ति थी राज्य की वो 20 अरब लिब्रे से भी ज्यादा हो चुकी थी। और इसी को देखते हुए फ्रांस एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था, जहाँ पे राजा का शासन तो था ही, वहाँ पे एक संविधान भी था जो कि सम्राट की शक्तियों को क्या करता था, सीमित करता था। अब तक फ्रांस जो था एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया था कि संविधान भी है और राजा भी है, वो अपने हिसाब से क्या कर रहे हैं, एक शासन चला रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब फ्रांस में राजतंत्र की भी स्थापना खत्म होने लगी थी और फ्रांस अब एक गणतंत्र राज्य बनने वाला था, अब क्या हुआ, फ्रांस के राजा ने जो वहाँ का संविधान है उस पर तो साइन कर लिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य हैं, उनसे भी उसकी कुछ गुप्त वार्ता चल रही थी। मतलब
उनसे बातचीत चल रही थी। पड़ोसी एक देश था जिसे पर्शिया कहा जाता था, उस और ऑस्ट्रिया नाम के देश थे के राजा से उसकी बात चल रही थी और उनकी सेनाओं ने निश्चित करा कि फ्रांस में जो हो रही है घटनाएं उसमें अपनी सेना को भेजा जाए और वहां की घटनाओं को शांत कराया जाए, क्योंकि इससे जो फ्रांस में लोग आंदोलित हो रहे हैं या फिर क्या बोलते हैं लोग राजतंत्र को हटाने की मांग कर रहे हैं, वैसे ही सेम टू सेम घटना उनके राज्य में भी हो सकती है। जब तक वो सेना भेजते तब तक यहाँ की जो नेशनल असेंबली थी उन्होंने पर्शिया और ऑस्ट्रिया जो राज्य थे उन पे आंदोलन छेड़ दिया था और उन्होंने एक बड़ी सेना का गठन कर दिया जिसमें अलग अलग जगह से लोग आकर उसमें हिस्सा बन रहे थे और सैनिक की तरह अपना काम संभाल रहे थे। और जो भी कमाने की और घर के खर्च चलाने की जो भी पूरी जिम्मेदारियां हैं वो उनकी औरतों और बीवी पर आ चुकी थी। धीरे धीरे अलग अलग क्लब बनने लगे, उन क्लब में जो भी नीतियां होती थी वो भी डिस्कस करी जाती थी, उस नीतियों पर बहस होती थी और उन नीतियों को लागू करवाने की मांग की जाती थी। इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लब था जिसको जैकोबिन क्लब कहा जाता था। इसमें जो समाज के कम समृद्ध लोग हैं, कम पैसे वाले लोग हैं, मजदूर लोग हैं या फिर जो भी किसान हैं, ये महिलाएं हैं, वो इस क्लब की मेंबर होती थी। और इस जैकोबिन क्लब का काम था कि कुछ नीतियां बनाना और नीतियों पर बहस करके उन्हें लागू करना।